हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए न्यूज़ हेडलाइन का 11 सितंबर का जो हेडलाइन है वो आप लोगों के लिए हाजिर है। और आज के इस वीडियो में हम 11 सितंबर के न्यूज़पेपर यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया और एसटी में जो मेन न्यूज़ आया है उसकी चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ का कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और हमारा जो पहला हेडलाइन है वो राहुल गांधी की यूएस यात्रा। कल भी हमारा एक हेडलाइन ये था, आज भी हमारा हेडलाइन है। और क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो खुलकर वो लोगों के वहाँ के लोगों के साथ बातें करते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसको तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे पेश किया जाता है। और जो भी उनकी विपक्षी विचारधारा के नेता हैं वो उसको एक ऐसे मौके के रूप में हाथों हाथ ले लेता है उन पे हमला करने के लिए। तो कल जो उन्होंने बोला, दो बातें बोली जिसकी यहाँ पे काफ़ी विरोध हो रहा है या फिर जो भी अलग अलग पार्टी के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। एक तो उन्होंने धर्म के ऊपर क्या बातें की कि जो इंडिया में लड़ाई चल रही है वो ये एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है बल्कि एक फ्रीडम ऑफ फेथ की लड़ाई है कि कोई व्यक्ति मतलब निर्भीक होकर उसको ये फ्रीडम मिले कि वो किसी भी विचार किसी भी धर्म को अपना सके, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ जो भी उनके रीति रिवाज हैं उसको अपना सकें। अगर सिख है तो वो अपना कृपाण रख सके, पगड़ी पहन सके, दाढ़ी पर उनका जो अपना एक वेशभूषा है उसको अपना सकें, अगर मुस्लिम है तो हिजाब पहन सके। तो इस तरह के फ्रीडम ऑफ और बड़ी तसल्ली के साथ वो अपने धर्म को फॉलो कर सके। तो ये एक कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है इंडिया में और पूरी जो लड़ाई है वो इसके इर्द गिर्द चल रही है। और दूसरी जो उन्होंने बात बोली एक सवाल के जवाब में कि क्या वो अगर वो पावर में आते हैं तो वो स्क्रैप कर देंगे रिजर्वेशन को। तो इसके जवाब में उन्होंने बोला कि जब फेयर सिचुएशन होगा, जब भारत में सभी लोग एक सतह पे आके आ जाएंगे तो हम सोचेंगे कि हम रिजर्वेशन को ख़त्म कर दें, लेकिन अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। अब इनका जो ये बयान है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि बीजेपी और मायावती इस बयान को मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे और उन्होंने इसके जरिए राहुल गांधी पे एक हमला किया कि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। और हेडलाइन है वो है पेटेंट को लेकर कि एआई जो कि आजकल सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस मामले में किस किस देश के पास कितने पेटेंट हैं, क्योंकि पेटेंट एक होता है कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो उसे पेटेंट करवाया जाता है ताकि कोई भी अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करे तो उसके लिए उस जो पेटेंट धारक है उसको परमिशन लेना पड़ता है और कई बार उसके लिए पे भी करना पड़ता है। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा पेटेंट है, चाइना के पास पेटेंट 38,000 पेटेंट है एआई से जुड़ा हुआ। वहीं इंडिया के पास सिर्फ मतलब 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है और यूएस के पास भी चाइना से काफ़ी कम है, 6000 से प्लस यूएस के पास पेटेंट है। कोरिया के पास 4000 से के आसपास है, जापान के पास 3400। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात आती है तो आज भी चाइना जो है वो विश्व में नंबर 1 पे है, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है। अगला जो न्यूज़ है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया में वेंसडे को एक हेल्थ से जुड़ा हुआ एक पेज होता है। तो इसमें एक जो न्यूज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे लोग नोटिस नहीं करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ है। तो यह लंग्स डिजीज़ को लेकर है कि किस तरीके से हम शहरों में जनरली देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर कबूतर को दाना खिलाने की जगह बनी होती है और वहाँ पर बड़ी संख्या में कबूतर वहाँ आते हैं और लोग उनको दाना खिलाते हैं। या फिर अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं तो आपकी बालकनी में आकर कबूतर वो करता है, मतलब कबूतर अपना घर बना लेता है, वहाँ पे अंडे देता है। तो कबूतर का जो बीट होता है, जो उनकी पॉटी होती है वो काफ़ी टॉक्सिक होती है और वो एक भयानक बहुत मतलब एक खतरनाक लंग्स डिजीज़ की वजह होती है। अब इस डिजीज़ को कहा जाता है बर्ड्स ब्रीडर्स लंग और हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिया कहा जाता है। और ये जो खबर छपी है वो डॉक्टर सुजीत राजन के इंटरव्यू के उस कॉन्टेक्स्ट में ये खबर छपी है। और ये जो डॉक्टर सुधीर राजन हैं वो मुंबई के एक संस्था है, बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ पे ये कंसल्टेंट है लंग्स डिजीज डिपार्टमेंट के। तो इन्होंने ये बोला है कि जो खासकर जब शहरों में, क्योंकि बहुत जो आबादी होती है बहुत घनी आबादी होती है, क्योंकि हर
तो ऐसे में जब ऐसी जगह जगह होती है जहाँ पे आप कबूतरों को दाना देते हो, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में कबूतर आते हैं और वो फिर उनकी जो पॉटी होती है वो हर जगह फैली रहती है और वो हवा में जब उसका जो टॉक्स जो भी उससे जो भी खतरनाक केमिकल निकलता है वो हवा में मिलता है और वो हवा के जरिए ह्यूमन बॉडी में जाता है और जो लंग्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि दिल्ली और मुंबई में तो बहुत सारे लंग्स कैंसर की होने की वजह कबूतर का बीट होता है। तो आप भी आगे से इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, अपने घर के आसपास कबूतरों को ज़्यादा दाना पानी मत खिलाएं और अगर आपके बालकनी में कबूतर आता है तो उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आज का जो मैक्सिमम न्यूज़ होगा वो मतलब काफ़ी हद तक बिजनेस न्यूज़ ही है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा आज है नहीं। तो माधवी बुच जो कि पिछले एक हफ्ते से चर्चा का विषय बनी है, कांग्रेस ने फिर से एक बार उनके ऊपर हमला किया है और कुछ नए खुलासे किए हैं। और ये खुलासा ये है कि माधवी बुच की एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि उनके हस्बैंड चलाते हैं और जिसका 99% शेयर जो है वो माधवी बुच के नाम पे है। और ये जो कंपनी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ये कंसल्टेंसी देती है और वो कंपनियां जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ICICI ग्रुप को, पीडीलाइट, इसके बाद तो ये जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं तो उनको ये कंसल्टेंसी देते हैं और ये वो फर्म है जिनका स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं। तो जैसे महिंद्रा के ऊपर कुछ आरोप लगे थे जिसकी जांच भी चली, तो एज ए सेबी की चीफ होने के नाते सारी अगर कोई इन कंपनियों के खिलाफ कुछ भी इस तरह का कोई मामला होता है तो सेबी चीफ होने के नाते माधवी बुच उसको हेड करती हैं और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ गई। तो जब इतने सारे मामले आ रहे हैं, हिंडरबर्ग ने माधवी बुच के खिलाफ इतना कुछ आरोप लगाया, फिर कांग्रेस इतने दिनों से इनके खिलाफ आरोप लगा रही है, तो सरकार को एक क्लैरिटी देनी चाहिए और एक जांच करवानी चाहिए, क्योंकि सेबी एक ऐसी संस्था है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और जब अगर उसके हेड के ऊपर ही इस तरह के का जब आरोप लगने लगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी के कमी दिखती है। तो सरकार को इसके लेना चाहिए, कुछ संज्ञान लेना चाहिए और अपने लेवल पे एक जो भी जांच कमेटी है वो बिठानी चाहिए। लेकिन बीजेपी इसका विरोध की और जिसकी वजह से शायद माधवी बुच को पेश नहीं होना पड़े जेपीसी के सामने। अगला जो हेडलाइन है वो ताइवान की एक कंपनी है डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेनली जो एप्पल या फिर इसरो है उनको जो इक्विपमेंट्स सप्लाई करती हैं। तो इन्होंने अपना एक R&D सेंटर खोला है बेंगलोर में और इस R&D सेंटर में जो रिसर्च होगा वो मेनली जो होगा कि एनर्जी सेविंग हाई वोल्टेज पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशन, एनर्जी सेविंग हाई वोल्टेज पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जिसका इस्तेमाल मेनली टेलीकॉम क्षेत्र में होता है या फिर डाटा सेंटर में होता है या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग में होता है। तो इससे जुड़ा हुआ R&D जो है वो इस कंपनी बेंगलोर स्थित जो सेंटर होगा उसमें किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बेहतरीन खबर है, क्योंकि जो आगे हम एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो आकर अपना सेंटर खोल रही हैं। फिर अगला जो न्यूज़ है वो है एक हरियाणा की इकोनॉमी को लेकर कि जो कि ST में आया है। ST में एक काफ़ी डेटा के ऊपर एक आधा हाफ पेज का फ्रंट पेज होता है, तो काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने डायग्राम के जरिए इसको दिखाया है कि जो हरियाणा है उसका जो वो काफ़ी मतलब अमीर एक तरह की अमीर राज्य है, लेकिन जो पंजाब की तुलना में वो काफ़ी अमीर राज्य है, उसकी इकोनॉमी काफ़ी डेवलप है। लेकिन जब वहाँ के लोगों की बात आती है तो वो पंजाब की तुलना में वहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं। तो इस गरीबी की वजह है तो इसके हरियाणा इकोनॉमी मच अहेड ऑफ पंजाब बट मोस्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स आर पुअरर। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि हरियाणा में जो भी हरियाणा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हरियाणा का इकोनॉमिक मॉडल है वो मेनली सर्विस इंडस्ट्री की वजह से है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से है। जैसे कि मारुति का मैन्युफैक्चरिंग मानेसर में है, हीरो होंडा का था, हुंडई का भी था, तो शायद अभी वहाँ से हट गया। तो ये मेनली
जो है वो सर्विस इंडस्ट्री की वजह से वो भी जो इस्टेब्लिश है वो गुड़गांव। तो हरियाणा का ज़्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो गुड़गांव से आता है, उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड है गुड़गांव की वजह से। तो इसका जो आम फायदा जो एक मास लेवल पे इसका फ़ायदा वहाँ की जनता को और हरियाणा की जनता को नहीं मिल पाई। लेकिन पंजाब का की जो इकोनॉमिक मॉडल है वो मेनली कृषि प्रधान कृषि की वजह से है, जिससे कि हर एक किसान को इसका फ़ायदा हुआ। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो हर एक किसान को उसका फ़ायदा हुआ। तो इसकी वजह से पंजाब का किसान जो के लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से हरियाणा के लोगों से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। हमारा अगला जो हेडलाइन है वो लक्षद्वीप को लेकर है। और कुछ महीने पहले हमने ट्विटर पे हमने देखा था कि एक ट्रेंड चला था बाइकॉट मालदीव, क्योंकि मालदीव में सरकार जो वहाँ की सरकार चेंज हुई थी और वहाँ की जो सरकार है वो अभी जो मतलब वहाँ पे सरकार बनी है वो चाइना के ज़्यादा करीब मानी जाती है। और वो उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसे बातें बोली, कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट को या फिर यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। तो ये ट्रेंड चला था कि क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग मालदीव जाते हैं घूमने के लिए, तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए और वहाँ पे उन्होंने एक फ़ोटो डाली थी सोशल मीडिया पे। फिर वहाँ पे उन्होंने स्कूबा डाइविंग किया। तो फिर एक ये चला कि हम मालदीव की तर्ज पे लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे, तो ताकि यहाँ के लोगों को मालदीव नहीं जाना पड़े स्कूबा डाइविंग या फिर इस तरह के लोकेशंस में घूमने के लिए। लेकिन लक्षद्वीप की का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सेंसिटिव है। और लक्षद्वीप बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है। ये जो पूरा जो द्वीप है वो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें 10 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और 26 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो अभी सरकार जो भी टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई है जिसमें उसमें लक्षद्वीप को एक मालदीव की तर्ज पे डेवलप करने की बात की जा रही है कि हट बनाना है, 5 स्टार होटल बनाना है। लेकिन जो वहाँ जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या फिर जो वहाँ की लोकल आबादी है वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि इससे जो लक्षद्वीप का एक कोरल द्वीप, इंडिया में एकमात्र जगह है जहाँ पे कोरल द्वीप मिलता है वो लक्षद्वीप है। और क्योंकि ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो कोरल लीफ है वो काफ़ी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो लगभग 60 से 70% जो कोरल लीफ है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर वो 2 डिग्री तक बढ़ जाता है टेम्परेचर तो 90% कोरल लीफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और पिछले दिनों जो टेम्परेचर बढ़ा है जिसकी वजह से सी लेवल जो समुद्र की सतह का भी टेम्परेचर बढ़ा है और जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में कोरल लीफ जो है वो ख़त्म हो रहा है। और जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन होंगे, जब लोगों की जाने आने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो ये उसको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंटल रूप से ऐसे सेंसिटिव जगहों को हम बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक प्राकृतिक खूबसूरती है। लेकिन वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही नाजुक हैं और अगर हम उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो पूरा का पूरा जो उसकी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका एक काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि इस तरीके की वहाँ पे इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन, जो कि स्पेस एक्स कंपनी, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। उन्होंने हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, स्पेस वॉक करते हैं। लेकिन इस बार जो स्पेस एक्स है उसने जो प्राइवेटली कोई भी, जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, तो ऐसे लोगों को 4 लोग जो हैं वो स्पेस में गए हैं और वो स्पेस वॉक करेंगे। तो ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट जो सिविलियन है वो स्पेस वॉक करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। अब हम कुछ एडिटोरियल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो सबसे पहले एचटी के एडिटोरियल की चर्चा करते हैं। तो डेवलप्ड इंडिया नीड्स सिविल गवर्नेंस रिफॉर्म, कि किस तरीके से गवर्नेंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल है। फिर डॉक्टर मस्ट रिटर्न टू वर्क, नीड टू मेक दिल्लीज फायर क्रैकर बैन वर्क, और ब्राज़ील एक्स फाइट एंड लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच इन डेमोक्रेसी। ब्राज़ील में जो एक्स को बैन किया गया था उसके ऊपर एक खूबसूरत सा एक बढ़िया सा एडिटोरियल है। फिर ब्लेंडेड फाइनेंस कैन हेल्प मीट डिकार्बोनाइजेशन कॉस्ट। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक न्यूज़ है, या फिर जो भी बोल सकते हैं, वियतनाम में जो अभी साइक्लोन आया था उसके ऊपर एक अच्छा सा रिपोर्ट है। 127 लोगों की जानें गई हैं और पूरा जो कंट्री है वो पूरा डूबा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है।
फिर उसके बाद यूक्रेन मॉस्को की जो लड़ाई है वो चल ही रही है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है मॉस्को के ऊपर। इजराइल और गाजा के बीच जो लड़ाई है वो अलग कहानी है, जो कि हर रोज़ एक न्यूज़ हेडलाइन बनता है। अगला एक और जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि बच्चे के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ करने का एक एज लिमिट है उसको फिक्स किया जाए। अब हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की बात करते हैं। तो पहला जो मेन एडिटोरियल है वह कैन इंडिया प्ले इन प्रीमियर लीग। तो इसमें इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट मुद्दे अभी चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन रशिया की बात हो रही थी, यूएस इलेक्शन की बातें हो रही थी। तो उन सारी चीज़ों में इंडिया का क्या एक पॉलिटिकली क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, तो वो है। फिर 18+ GST, 18+ मोर। तो जो GST अभी डिमांड जो चल रहा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% GST नहीं लगना चाहिए, इसे GST फ्री कर देना चाहिए, और अगर GST लेना ही है तो 5% के ब्रैकेट में रखना चाहिए। तो उसके ऊपर है। फिर टॉल टेल्स है। फिर उसके बाद है आईफोन सक्सेस बस्ट मिथ अबाउट इंडिया। अब इसमें इस हालांकि इसको पढ़ के आपको लगता होगा कि आईफोन से जुड़ा हुआ कुछ है, लेकिन इसके जरिए पूरा इंडिया की इकोनॉमी की चर्चा की गई है कि कैसे इंडिया, जैसे आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ पिछले दिनों, और ये आईफोन 16 जो है पहला मॉडल है जो कि इंडिया में बना है और बाकी जगह पे इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो फिर अभी तक इंडिया जो थी वो सर्विस सेक्टर में काफ़ी आगे थी, लेकिन चाइना वर्ल्ड पावर बन पाई, इकोनॉमिक पावर बन पाई, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, और जो कि इंडिया में अभी तक नहीं हो रहा था। तो जैसे आईफोन भी बन रहा है इंडिया में, लेकिन आईफोन के जो पार्ट्स बनते हैं वो किसी और कंट्री, ताइवान में बनते हैं, चाइना में बनते हैं, मैक्सिमम वहीं पे बनते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम उसके पार्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगे तब इंडिया को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड लेवल की अच्छी अच्छी कंपनियां, उनको जो एक बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, ये ज़रूरी है। और सरकार की जो पूरी नीतियाँ होनी चाहिए वो इसी इर्द गिर्द होनी चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग को कितना बढ़ावा, क्योंकि कोई भी कंट्री तभी एक अपनी इकोनॉमी को तभी आगे बढ़ा सकती है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही हो। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सही होता है तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी जो छोटे छोटे पार्ट्स के जो MSME हैं उसमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्किल के ऊपर काम करें, लोगों के स्किल, क्योंकि चाइना में अब ज़्यादातर आईफोन चाइना में क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्किल लेबर इजीली अवेलेबल है, जो कि इंडिया में नहीं है। अभी भी इंडिया में बहुत छोटा सा हिस्सा, मतलब आईफोन का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो इंडिया में बन रहा है। तो इसमें इस आर्टिकल के जरिए यही सब बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इंडिया एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनना अगर है तो उसे क्या क्या जो एक मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की चर्चा मैं कर देती हूँ। कि आईफोन सोच द वे, कि आईफोन के उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ तो उससे हमें एक रास्ता दिखा कि हाँ इंडिया कर सकती है ये चीज़, और इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज गया। फिर है लेसन फॉर इंडिया, कि इंडिया को क्या क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इस वजह से हर एक कंपनियां यहाँ आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें दिया गया जो डेटा दिया गया है कि ओनली 0.5% ऑफ ग्लोबल सेल्स, मतलब आईफोन का जो 0.5% ग्लोबल सेल्स है वो इंडिया में होता है, बाकी जगहों पे ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े बड़े लग्जरियस ब्रांड या फिर बड़े महंगी चीज़ें यहाँ पे बिके, क्योंकि वो बहुत कम लोग अभी भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब इंडिया को सही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद MSME जैसे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो, ऐसी कोई इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर एक ग्लोबल ब्रांड्स लीडर जो हैं वो इंडिया में आए, यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को लगाएं। तो ये सारी इसके जरिए काफ़ी बेहतरीन ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के जरिए आप काफ़ी एक जो इंडिया को कैसे एक इंडिया को इकोनॉमिक पावर बन सकता है, तो उसके लिए काफ़ी एक व्यू दिया गया है इसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद देयर इज़ नो वैल्यू इन रिमेम्बरिंग गॉड इन ओल्ड एज, ये स्पीकिंग ट्री का है, लेकिन मैंने ठीक से इसको अभी पढ़ा नहीं है, पूरा किया नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी।
तो ये था दोस्तों आज की सारी जो ताज़ा खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। और मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये सारे पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 2 से 3 घंटा मुझे पूरा वीडियो बनाने, मतलब पेपर को पढ़ने, वीडियो बनाने और उसको एडिट करने में करीब 4 घंटे के आसपास मुझे लग जाता है। तो मेहनत काफ़ी होती है। तो आप वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी दिया कीजिए। तो चलिए, और कमेंट बॉक्स में अगर क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए, वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे कल के न्यूज़ हेडलाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।